जल्द ही मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित होने लगा था। वो चारों बगली नाले से निकलकर इस वसी नाले में नमूदार हुए चारों एक सीधी कतार में चलने के बजाय फैल कर आगे बढ़ रहे थे और इस तरह मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया था। इतनी दूर से भी एक आदमी के कंधों से नीचे तक फैले हुए बाल जाहिर कर रहे थे कि वो लोरा ब्राउन है। दो आदमियों की पीठ पर झोले लदे थे। यकीनन वो मामूली आदमी थे। अब पीछे सिर्फ एक आदमी बच रहा था और कोई शक नहीं कि वो ही निक स्टेवर्ट था। यूं भी इस वक्त मैं चारों को बारी बारी निशाना बना सकता था। सर में गोली मारने के बजाय मैंने इसकी टांग पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। वो फौरन मुंह के बल गिरा। लंबे बालों वाली यकीनन लोरा थी। वो इसे संभालने के लिए इसके साथ ही बैठ गई थी। फिर इसके हाथ में मुझे रेडियो सेट नजर आया और अगले ही लम्हे इसकी घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी। मोबन निक को टांग में गोली लग गई है। ओवर। हाय बेबी मुबीन से पहले मैंने बटन दबाकर इसे पुकारा। जरा निक से तो बात कराओ, कहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? इसने घबरा कर पूछा। तुम कहां पर हो? कम से कम सुरख पहाड़ी पर तो नहीं हो? और अगर मुझे मिलना चाहती हो तो ठीक जिस जगह बैठी हो वहां से नाक की सीध में चलती आओ, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। ओवर। वो गिड़गिड़ाई। प्लीज निक को छोड़ दो। मैंने कहका लगाया। रकीब को कौन छोड़ता है बेबी? बाकी इस अहमक निक को कहो कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूं जो चश्मे पर मौजूद शख्स के सर में गोली ना मार सकता है। इस वक्त भी मैंने जानबूझकर इसे टांग में गोली मारी है ताकि इसे तड़पा सकूं। इसकी शिकस्त खोरदा आवाज उभरी। खान मैं हार तस्लीम करती हूँ। वाकई मैं तुमसे बहुत खूबसूरती से तुमने हमें घेरा है। ओवर। कोशिश तो तुम लोगों ने भी की थी मगर निहायत ही भोंडे तरीके से। ओवर। इसने हसरत भरे लहजे में कहा, क्या मुझे जिंदा छोड़ दोगे? मैं बेनियाजी से बोला, क्या कह सकता हूँ? वैसे पहले निक का तो बंदोबस्त कर दूं ना। ओवर। तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। ओवर। मैं हंसा। इतनी दूर से कैसे देखोगी? ओवर। तुम बस अपनी जगह पर एक बार उठकर दिखा दो। मरने से पहले मैं अपनी आखिरी हसरत पूरी करना चाहती हूँ। ओवर। इसकी हसरत भरी आवाज सुनकर मैंने कहा, अच्छा अपनी आंखों से दूरबीन लगाकर देखो, मैं अपनी जगह पर खड़ा हो रहा हूँ। ओवर। ये कहते हुए मैंने अपने आईकॉम से अपने करीब कर लिया था। एक छोटे से वक्फे के बाद मैंने पूछा, देख लिया? हाँ देख लिया। इस मर्तबा लोरा की बजाय निक स्टेवर्ट की आवाज उभरी थी। और जानते हो अब तुम मेरे निशाने पर हो। मैं वाकई इतना बेवकूफ नहीं था कि अपने आदमी की टांग में लगने वाली गोली को तुमसे मंसूब करते हैं। और अब तुम अपनी जगह से हिलकर दिखाओ ताकि मैं तुम्हें अपना निशाना दिखा सकूं। ओवर। मैंने कहा, तुम दोनों अब भी मेरे निशाने पर हो। ओवर। वो तंजिया लहजे में बोला, बेवकूफ ना वो लोरा है और ना मुझे गोली लगी है। अब यहीं लेट कर थर्मोस, मेरा मतलब कोबरों का इंतजार करो। इतना तो तुम्हें मालूम होगा कि कितने थर्मोस आ रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हकला गया था। इसने कहका लगाया, इस बात की तस्दीक तुम अपना सर आड़ से निकाल कर सकते हो। मैं एकदम खामोश हो गया था। नाले में मौजूद जख्मी को लंबे बालों वाला सहारा देकर आड़ की तरफ ले जा रहा था। मैंने उन्हें यूं ही जाने दिया था। मुझे चुप देखकर वो दोबारा बोला, तुम एशियाई लोग बस लड़की के जरा सा तवज्जो देने पर अहमकों की तरह रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर देते हो। बहरहाल तुम्हें मरने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी निशानाबाजी ने मुझे मुतासिर किया है और तुम पहले निशानाबाज हो जिससे मुझे डर लगने लगा था। बहरहाल अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। कोबरों की गन्नों से मरना चाहते हो या मुझे ये मौका दोगे? ओवर। मैंने थूक निगलते हुए कहा, लोरा कहाँ है? निक के साथ ही हूँ बेबी। वो हंसी। सॉरी कि अब तुम मेरी डेट वाली ऑफर से फायदा नहीं उठा सकोगे। ओवर। अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ तुम्हें मरने से पहले देखना चाहता हूँ। ओवर। मेरे लहजे में शामिल हसरत यकीनन इसके लिए अनोखी नहीं थी। इसने कहका लगाया, हाँ ताकि तुम फौरन मुझे गोली मार सको। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी रेंज में हूँ। ओवर। मैंने फौरन कहा, वादा करता हूँ तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। ओवर। वो बेयकीनी से बोली, मैं तुम पर क्यों एतबार करूँ? ओवर। तुम जानती हो हम मुसलमान अल्लाह पाक का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते। तुम अपने सर से टोपी उतार कर खड़े होकर अपनी जुल्फों की झलक दिखा दो। अल्लाह पाक की कसम तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। ओवर। इसने अजीब से लहजे में पूछा, मेरी जुल्फे देखकर क्या करोगे? ओवर। एक हसरत थी दिल में, अगर पूरी कर दो। बाकी दोबारा कसम खाता हूँ तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। मेरा मुकाबला तो निक के साथ है ना। थोड़ी देर पहले जो नकली लोरा मुझे नजर आई थी, इस पर भी मैंने गोली नहीं चलाई थी। ओवर। मैं जानती हूँ कि मेरा खड़ा होना हमाकत है, लेकिन मैं तुम पर एतबार करके खड़ी हो रही हूँ। इसके साथ ही अपने सर से टोपी उतार कर वो जुल्फे बिखराए खड़ी हो गई। बस इसी तरह खड़ी रहो। मैं थोड़ी देर तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर गोली चलाना होती तो अब तक चला चुका होता। तुम जानती तो हो ना मैं कितना तेज फायरर हूँ। इसके साथ ही मैं निक स्टेवर्ट को बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे मुतासिर हूँ दोस्त। और मरने से पहले जान लो कि तुमने एसएस से पंगा लेने की कोशिश की थी। गुड बाय। इतना कहते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। रेंज मास्टर की गोली का 1300 मीटर के फासले पर जाया होने का मतलब स्नाइपर की नालायकी ही हो सकती है और मेरे उस्तादों के ख्याल में मैं नालायक नहीं हूँ।
निक स्टेवर्ट की खोपड़ी का दायां हिस्सा उड़ गया था। शायद नाजरीन की समझ में ये कहानी ना आए, मैं वजाहत कर देता हूँ। कमांडर अब्दुल हक को भेजते वक्त मुझे यकीन था कि इसका फायर इतना पुख्ता नहीं है कि वो लंबे फासले पर किसी के सर में गोली मार सके, और यकीनन अगर इसकी गोली खता जाती या मजरूब को जिस्म के किसी और हिस्से में लगती तो इस बात पर निक स्टेवर्ट चौंक सकता था, क्योंकि इतना तो इसे भी मालूम था कि इसके मुकाबिल कोई टटपूंजिया स्नाइपर नहीं था। अब यहाँ दो एहतमाल थे, या तो वो इस बात को खातिर में न लाता और कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता, क्योंकि वहीं से वो सुरख पहाड़ी पर मौजूद स्नाइपर को निशाना बना सकता था। ऐसी सूरत में मैं इसे नाले ही में घेर लेता, बिल्कुल इसी तरह जैसे नकली निक और लोरा को घेरा था। दूसरा एहतमाल ये था कि शक पड़ जाने पर वो मुझे घेरने की कोशिश करता है, जैसा कि इसने की। इस मकसद के लिए सबसे पहले इसकी निगाह इस पहाड़ी पर पड़ना थी जहां वो गुज़श्ता रोज पहुंचा था, क्योंकि इसी जगह से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के नाले को बहुत अच्छी तरह से रेंज में लाया जा सकता था, और एक बार इसे मेरे मोर्चे की जगह मालूम हो जाती, इसके बाद वो बड़ी आसानी से मुझे घेर सकता था। इस मकसद के लिए इसके पास कोबरा हेलीकॉप्टर मंगवाने की सहूलत भी मौजूद थी। अब मैं जिस पहाड़ी पर मौजूद था, इस जगह से अपहिल डाउन हिल के फार्मूले के तहत तो नाले में कारगर फायर गिराया जा सकता था, वैसे नहीं। और यकीनन जिसने 100% दुरुस्त फायर करना होता वो इसकी बजाय अव्वल उस जिक्र पहाड़ी का इंतखाब करता। मगर मैंने ऐसा जानबूझकर न किया और जिला खान को कहकर दूसरी पहाड़ी पर 2 आदमी ड्रैगनो राइफल के साथ भिजवा दिए, और जिला खान को बता दिया कि इनके पास आईकॉम सेट भी होना चाहिए। उन्हें जिस जगह मोर्चे बनाना थे ये उन्हें मैंने यहीं से बता दिया था। नकली निक को गोली लगते ही जब लोरा ने मेरी जगह के बारे इस्तफसार किया, तभी मैं जान गया था कि इसका मकसद क्या है। इसके इस्तफसार ने मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दिया था। मैंने आईकॉम पर जिला खान के आदमी बहरोज को बताया कि वो अपनी जगह पर खड़ा होकर हाथ लहराए और फिर लेट जाए। इसने यूं ही किया और निक स्टेवर्ट खुलकर सामने आ गया। अब जिस जगह बहरोज मौजूद था वो पहाड़ी मेरे शुमाली जानिब वाक़ थी, जबकि निक को वो पहाड़ी जनूब मशरिक में पड़ती थी। निक स्टेवर्ट ने इसके खिलाफ जब मोर्चा संभाला तो वो मेरे मगरिबी जानिब मौजूद था। इसने बहरोज वाली पहाड़ी की जानिब से अपने सामने आर पकड़ी थी। मेरी जानिब इसका दायां बाजू आ रहा था, और जिस जगह मैं मौजूद था वहां से वो आसानी से दिखाई भी दे गया था। लेकिन मसला ये आ रहा था कि लोरा ब्राउन इसके दाएं जानिब बतौर मददगार बैठी थी, और इसकी वजह से मैं निक को बराह रास्त निशाना नहीं बना पा रहा था। तभी मैंने लोरा ब्राउन को खड़ा होने पर उकसाया, और यूं ही वो खड़ी हुई निक स्टेवर्ट की खोपड़ी मेरे निशाने पर आ गई थी। हेलो बेबी, मैंने 2-3 दफ़ा लोरा ब्राउन को पुकारा, जो निक की खोपड़ी उड़ते ही एकदम बैठ गई थी। मगर निक इसकी हर किस्म की मदद से 2-4 हो चुका था। तुम जीत गए एसएस। खिलाफे तवक्का इसने गालियां नहीं बकी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज गालियों का ब्रेस्ट नहीं चलाया बेबी। इसने अजीब से लहजे में पूछा, एसएस तुम मुझे भी मार सकते थे ओवर। मैंने कहका लगाया, हाँ मगर फिर डेट पर किसके साथ जाता ओवर। अब मैं इसे क्या बताता कि इसे मारने की सूरत में निक स्टेवर्ट ने कभी हाथ नहीं आना था, और मेरा असल शिकार निक स्टेवर्ट था, वो नहीं। इसी वजह से तो मुझे कसम खाकर इसे उठने पर मजबूर करना पड़ा। अलबत्ता निक को कत्ल करने के बाद मैं इसे भी गोली मार सकता था, मगर मुसलमान होने के नाते मुझे ये ज़ेब नहीं देता था कि मैं अल्लाह की कसम खाकर इसके खिलाफ करता। ऐसा कम अज़ कम मुझसे नहीं हो सकता था। वो फीके से लहजे में बोली, समझ नहीं आता शुक्रिया कहूँ या अपने साथी की मौत के गम तुम्हें कोसूं। अगर मेरा मशवरा मानती हो तो कल तक यहाँ से गायब हो जाना, शायद इसके बाद सामना होने पर मुझे डेट का लालच भी ना रोक सके। बाकी मैं अपनी जगह पर खड़ा हो रहा हूँ, तुम मुझे देख सकती हो। पहले मेरा आदमी खड़ा हुआ था, और हाँ मैं दूरबीन से तुम पर निगाह रखे हुए हूँ, और जानता हूँ कि तुम भी स्नाइपर हो, इसलिए बदला लेने को किसी और वक्त के लिए मौखर कर दो ओवर। ये कहकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। वो भी खड़ी होकर मेरी जानिब ही देख रही थी। अब इतनी दूर से मुझे इसके चेहरे पर शायद तासुरात तो नजर नहीं आ रहे थे कि वो गुस्से में है या खुशी में दिखाई दे रही है। नीचे झुककर मैंने रेंज मास्टर को उठाकर कंधे पर रखा और अकबीर डहलान की तरफ बढ़ गया। इसके पास इतना मौका नहीं था कि वो फासला नाप कर रेंज लगाती और मुझे निशाना बनाने की कोशिश करती। यूं भी वो मुझसे खौफजदा थी, इसलिए अपनी जगह पर खड़ी मेरी जानिब घूरती रही। डहलान में उतरते ही मैंने जल्दी जल्दी रेंज मास्टर को झोले में डाला और बहरोज और अब्दुल हक को कॉल करके उन्हें फौरन ठिकाने पर पहुंचने का कहने लगा, क्योंकि कोबरे किसी वक्त भी पहुंचकर हमारी फतह को शिकस्त से 2-4 कर सकते थे। चलते हुए मैं इनके रेडियो सेट के चैनल भी तब्दील करता गया। एक फ्रीक्वेंसी पर मुबीन पानी वाली पार्टी को वापस बुला रहा था। इसकी थकी थकी आवाज़ सुनकर मालूम हो रहा था कि इसे निक स्टेवर्ट की मौत का काफ़ी दुख हुआ है। लोरा ब्राउन की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सारी कहानी की जिला खान और अब्दुल हक को समझ तो आ गई थी, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत हैरान भी हो रहे थे। अब्दुल हक ने कहा, यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको पहले से कैसे पता चल गया कि वो आपको सुरख पहाड़ी के बजाय किसी और जगह ख्याल करेगा।
क्योंकि वो स्नाइपर था और इसे मालूम था कि मेरा निशाना कैसा है। तीसरी बात यह कि वो खुद मुझे घेरने की कोशिश कर चुका था और ये भी जानता था कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा। बस एक जगह पर वो मार खा गया। इसने यकीनी तौर पर मुझे इसी पहाड़ी पर मौजूद समझ लिया जहां बहरोज खान मौजूद था, और वही पहाड़ी ऐसी थी जहां से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी किनारे में मौजूद किसी भी आदमी को बहुत आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। वरना जहां मैं मौजूद था इसका फासला बज़ाहिर इस नाले से 2 किलोमीटर से ज्यादा था। मैं तो बस अप हिल डाउन हिल के फार्मूले से फायदा उठाते हुए काम कर गया था। बाकी दुश्मन का ठिकाना मुसलसल मेरी नज़र में था और मैं मुंतजिर था कि कोई मोर्चे में बैठकर अपना स्नाइपर होना जाहिर करे। वो तारीफी लहजे में बोला, यार इतनी गहरी चाल, यकीन करो मेरा तो सर चकरा गया है। मैंने कहा, बहरहाल मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और अब मैं वापस चलूंगा। जिला खान ने कहा, दोस्त आप जब कहीं रवानगी का बंदोबस्त करेंगे अलबत्ता चंद दिन खिदमत का मौका देते तो हमें खुशी होती है। कमांडर, मैंने अब तक गैर कानूनी तौर पर आप लोगों की मदद की है, जबकि पाक आर्मी का कानून मुझे कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता। मेरी अफगानिस्तान आमद का मकसद अपनी बेगुनाही के सबूतों की तलाश थी, ना कि अमेरिकन आर्मी या अफगानिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। बाकी आप लोगों ही की वजह से मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिली है और इतनी सहूलतें मिली हैं कि मैं बासानी कामयाब हो पाया हूँ। इसलिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अलबत्ता माजरत चाहूँगा कि यहाँ मज़ीद कुछ देर गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है। जिला खान मुस्कुराया, आज की रात गुजारोगे या फिर अभी रुखसत लोगे? मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह सुबह सवेरे निकलूंगा। रात को उन्होंने मेरे लिए खुसूसी दावत का बंदोबस्त किया था। गार के अंदर ही उन्होंने सालम दुम्बा लकड़ियों के अंबार पर भूना था। दुम्बे के पेट से आलाइशें निकाल कर उन्होंने चावल भर दिए थे। बहुत ही आला खाना तैयार हुआ था। मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा गया था। सुबह सवेरे नमाज के बाद नाश्ते से फारिग होकर मैं और कमांडर अब्दुल हक जाने के लिए तैयार थे। सड़क तक जाने में हमें 2-3 घंटे लगे थे। वहाँ से हमें अरगोन और सारूबी तक गाड़ी मिल गई थी। 2 गाड़ियाँ मुजाहिदीन ही की थी। आगे का रास्ता पैदल तय करते हुए हम पकत्ता पहुँचे, क्योंकि हमारा इरादा कुछ ख़रीदारी करने का था। करीबन 2 हफ्ते पहले मैं चचा शमरेज के घर तहफ़ भिजवा चुका था, लेकिन खुद इसी रास्ते से जाने का इरादा था तो खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। रात हमने शहर में गुजारने के बजाय आगे जाने को तरजीह दी थी। सुबह के करीब हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। नाश्ता वगैरह करके हम आराम करने के लिए लेट गए। जोहर की नमाज पढ़कर मैं जाने के लिए तैयार था। कमांडर अब्दुल हक ने भी छुट्टी जाना था, इसलिए वो भी मेरे साथ चल पड़ा। जिन रस्तों को मैंने पिछली बार जान बचाकर भागते हुए तय किया था, इन रस्तों को पैदल अबूर करते हुए अच्छा लगा था। इशा के करीब हम गजनी खेल गांव के मज़ाफ़ात से गुजर रहे थे। रात गुजारने के लिए सरदार सैलाब खान की बैठक एक बेहतरीन चुनाव था। मैं कमांडर अब्दुल हक को साथ लेकर इसी जानिब बढ़ गया। सैलाब खान मुझे देखकर खुशी से खिल उठा था। इसने फ़ौरन ही हमारे लिए खसूसी खाना तैयार करने का हुक्म दिया। कमांडर रशीद जान, उल्फत बादशाह, मुशर खान, नौशाद गिल, गुर्रेज वगैरह वहाँ इकट्ठे हो गए थे। इनसे रुखसत होने के बाद मेरा शलूबर कबीले से जो टाकरा हुआ था और इसके नतीजे में शलूबरों के ज़ख्मी और कत्ल होने वाले अफराद की खबर इन तक भी पहुँच गई थी। मेरे साथ इनके रवैये में पहले से ज़्यादा अकीदत झलक रही थी। मैंने सरदार सैलाब को बताया कि इनके कबीले में कोई गद्दार मौजूद है कि जिसने मेरे बारे शलूबरों को इत्तला फराहम की थी। सरदार सैलाब खान ने सर हिलाते हुए कहा, 1 नहीं 2 थे। दोनों के सर काट कर शलूबर कबीले को भिजवा दिए थे। अलबत्ता इनके धड़ यहीं दफन करने पड़े और सर के बगैर जनाजा हो सकता है या नहीं, इस मसले के बारे चूंकि हमें कोई ख़ास मालूमात नहीं थी, इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ सकते थे। मैंने कहा, धड़ के बगैर जनाजा होता है या नहीं, यकीनन ये मसला शलूबरों को भी मालूम नहीं होगा और उन्होंने भी यही हल सोचा होगा जो आप लोगों को सूझा है। कमांडर अब्दुल हक ने लुकमा दिया, गद्दारों का यही अंजाम हुआ करता है कि उन्हें ना तो अपना तस्लीम करते हैं और ना ही गैर ही अपनाने को तैयार होते हैं। वो क्या भली सी कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसी गपशप के दौरान खाना तैयार हो गया था। खाना खाने के बाद भी सैलाब खान और बाकियों ने हमें इतनी जल्दी सोने की इजाज़त नहीं दी थी। इनकी शलूबरों के साथ अभी तक सुलह नहीं हुई थी। इस ज़मन में 2-3 जिरगे हो चुके थे। अब आखिरी और हतमी जिरगा 1 हफ्ते बाद होना था। मेरे अपने इतने मसाइल थे कि मैं दूसरों के मामलात की जानिब मुतवज्जा नहीं हो सकता था। वो अपने कबीले की लड़की को फांसी देते या इसका सर कलम करते या इसके अलावा इनका कोई और मंसूबा था, मुझे इस बारे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए इनकी लड़ाई के बारे अजमालन पूछ कर मैंने गुफ्तगू का रुख तब्दील कर दिया। रात को देर से सोने के बावजूद हम सुबह की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर जाने के लिए तैयार थे। सरदार सैलाब खान ने अपने कबीले के दर्जन भर आदमी मेरी हिफाजत के पेश नज़र मेरे साथ रवाना कर दिए थे, मगर मैंने मना कर दिया।
यूं भी कमांडर अब्दुल हक शलूबर कबीले के साथ मेरी सुलह की बात कर चुका था। सबसे बढ़कर वो मेरी वापसी से भी नावाकिफ थे, तो मुझे नुकसान पहुंचाने का क्या सोचते। और इतना तो वो भी जानते थे कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मतलब भीड़ों के छत्ते को छेड़ने के मुतरादिफ था। मुजाहिद इतने भी कमजोर नहीं थे कि गांव पर काबू न पा सकते। आते वक्त रास्ते पर बर्फ पड़ी थी, जबकि अब अप्रैल का इख्तिताम था, बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई थी। सर्दी की शिद्दत में भी पहले जितना जोर बाकी नहीं रहा था। सपहर ढले मैं इस जगह से गुजर रहा था जहां मेरी गुलगारे से आखिरी मुलाकात हुई थी। इसकी बातें इस वक्त भी मेरी याददाश्त में ताज़ा थी। इसका गिला करना, मेरी जीप में चोरी पैसे डालना, मुझे वापसी इसी रास्ते से आने की तलकीर करना, पलवशा से मिलने की ख्वाहिश करना वगैरह कोई भी बात मुझे भूली नहीं थी। सुबह सैलाब खान की बैठक से निकलने से पहले मैंने इसी के भेजे हुए कपड़े और स्वेटर पहन ली थी। रनड़ा गुड़िया की भेजी हुई टोपी मेरे सर पर थी। जिस वक्त मैं वहां से गुजर कर आगे गया था तब वहां खूब बर्फ पड़ी थी। अब नाले में पानी की मिकदार पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सूरज गरूब होने से पहले हम चचा शमरेज के घर के करीब पहुंच गए थे। दूर ही से अंगीठी का धुआं देखकर मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। यकीनन वो घर में मौजूद थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने ही घर में वापस जा रहा हूँ। कभी कभी सरेराह मिलने वाले मुसाफिर ऐसे ही दिलो दिमाग के करीब हो जाते हैं कि इनमें और खून के रिश्तों में तमीज़ करना मुहाल हो जाता है। पलवशा भी तो मुझे यूं ही मिली थी कि आज इससे ज़्यादा मेरे दिल के कोई भी करीब नहीं था। यही हाल शमरेज खान चचा और इसके बच्चों का था। अगर मैं बर्फबारी में न फंसता तो शायद मैं इसके घर के बाहर ही से ये जाने बगैर आगे बढ़ जाता कि इसके मकीन कितने मुखलस, मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरे एहसासात अजीब से हो रहे थे। न जाने उन्होंने मुझे देखकर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करना था। दस्तक देने के चंद लम्हों बाद कदमों की चाप उभरी और फिर दरवाजे में लगी जेली खिड़की खोलकर शमरेज चचा का शफकत भरा चेहरा नमूदार हुआ। मुझ पर नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए तो वो गंग रह गए थे और इसके बाद जीशान बेटा कहते हुए बड़ी गर्मजोशी से मुझसे लिपट गए। मुझे जोरदार अंदाज में बाजुओं से खींचकर इसने मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर अलहदा होकर कमांडर अब्दुल हक से हाथ मिलाने लगा। अच्छा, मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ। घर में दोबारा घुसकर इसने घर के कोने में बनी हुई बैठक का दरवाजा खोल दिया। मुझे हल्की सी सुक्की का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट ही तारी रखी थी। लेकिन बैठक में दाखिल होते चचा शमरेज ने मेरी हैरानी दूर कर दी थी। अच्छा बेटा, मैं मेहमान के साथ बैठा हूँ, तुम बाकियों को मिल लो। समर खान को कहो कि मेहमान के लिए गर्म पानी का लोटा ले आए। जी चचा जान। मैं इस बात में सर हिलाता हुआ बैग समेत बैठक में लगे बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, रनड़ा गुड़िया मुझे सहन ही में नजर आ गई थी और इसी तरफ मुतवज्जा थी। मुलगजी रोशनी में भी इसने मुझे पहचान लिया था। लाला जान, वो चीखते हुए मेरी तरफ भागी। इसकी चीख सुनकर बावर्ची खाने में बैठी गुलगारे भी सरहद से बाहर निकली थी। समर खान अंदरूनी कमरे से भाग कर निकला। रनड़ा छोटी बहनों ही की तरह करीब आकर मुझसे लिपट गई थी। कैसी है मेरी छोटी सी बहादुर बहन? मैंने इसके सर पर हाथ फेरा। लाला जान, मैं आपको रोज याद करती थी और आपकी सलामती से लौट आने की दुआएं भी मांगा करती थी। मैं मुस्कुराया। देख लो, अल्लाह पाक ने मेरी गुड़िया की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत बख्शा है। समर खान भी करीब आकर मुझसे चिमट गया था। मैंने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर जमीन से ऊपर उठाकर अपने बराबर किया। तुम तो मेरे जितने लंबे हो गए हो यार, मैंने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा। वो फौरन बोला, रनड़ा से तो लंबा हूं ना। इसे नीचे उतारते हुए मैंने कहा, शर्म करो यार, बहनों से मुकाबला करते हैं क्या? इसी वक्त गुलगारे की धीमी आवाज मेरी कानों में पड़ी। अकेले आए हैं आप? नहीं, एक दूसरा मेहमान भी है। मैंने इसके रोशन चेहरे पर निगाह डाली। इसकी शौक नीली आंखें मुस्कुरा रही थी। इसने फौरन वजाहत की, मेरा मतलब पलवशा बहन से है। मैं गहरा सांस लेकर खामोश रहा था। एकदम मेरे चेहरे पर उदासी ने डेरा जमा लिया था। मेरी उदासी इस हसास लड़की से ओझल नहीं रह पाई थी। मेरा जहन बनाते हुए वो फौरन बोली, अच्छा पता है, अभी दस्तक सुनकर मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह ये आप हों। अब अगर मुझे मालूम होता कि ये कबूलियत का वक़्त है तो साथ कुछ और भी मांग लेती। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, बिल्कुल, अगर मेरे साथ तुमने पलवशा के आने की दुआ कर ली होती तो क्या बात थी। अच्छा, आप कैसे हैं? इसने मौजू तब्दील किया। बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर चले। इसने कमरे की तरफ इशारा किया। इसके हमरा कदम बढ़ाते हुए मैं समर खान को बोला, जवान मेहमान के लिए गर्म पानी का लोटा ले जाओ। जी लाला जी कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि रनड़ा और गुलगारे मेरे साथ अंगीठी के सामने आ बैठी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।